Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? I hope all will be good. I am your physics instructor Afaq Ashraf. बच्चों लास्ट टाइम हम लोगों ने चैप्टर का आगाज कर लिया था जिसमें हम लोगों ने वेव्स और वेव्स से मुतल्लक जो कुछ इम्पोर्टेंस डेफिनेशंस थी उसकी कैटेगरीज थी या फिर उसके जो पैरामीटर्स थे उनको स्टडी किया था। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन, जिसमें हम लोग मुख्तलिफ किस्म की वेव्स की कॉम्बिनेशन और उनसे जो रिजल्ट निकलने वाला है उनके बारे में जानने लगे हैं। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लिए, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। तो चलें बच्चे आज के लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों वेव्स के मतलब तो हमने पढ़ लिया था कि ये वेव्स जो है एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह पर मुंतकिल करती है। साथ ही हम लोगों ने उसके पैरामीटर्स को देख लिया था कि उसके जो पैरामीटर्स हैं वो इसको डिफाइन करने में काफी हेल्पफुल होते हैं। तो अब उनकी कॉम्बिनेशन को हम लोगों ने देखना है कि उनके कॉम्बिनेशन को किस तरह से स्टडी करेंगे। तो बच्चों उनका कॉम्बिनेशन किस तरह से बनता है उसके लिए हम लोग सुपर इम्पोज करेंगे वेव्स को। क्या करेंगे? सुपर इम्पोज करेंगे वेव्स का कॉम्बिनेशन। हम लोग सुपर इम्पोजिंग की वजह जिसकी वजह से इसको सुपरपोजिशन का नाम दिया गया। तो क्या बात है कि जो सुपरपोजिशन इसकी डेफिनेशन, जब आपके पास दो या दो से ज्यादा वेव्स मूव कर रही होंगी इन द सेम डायरेक्शन एंड हैविंग द सेम प्लेन एंड देन विल बी द कंबाइनिंग इफेक्ट विल बी द सेम, दैट्स वेव इज नोन एज द सुपरपोजिशन। या उनके जो कॉम्बिनेशन से जो एक रिजल्टेंट वेव बनेगी वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन। इसको हम लोग प्रूव करेंगे। क्या है? when two or more waves are moving in the same direction and same plane close to each other, जब दो या दो से ज्यादा वेव्स इस तरह से मूव करें कि वो एक दूसरे के क्लोज भी हो, सेम प्लेन में भी हो, मतलब डायरेक्शन भी सेम है, इनके प्लेन भी सेम है मूव करने के लिए, और जो इनका वेक्टर सम है तो वो फिर क्या होगा? इनके इंडिविजुअल के इक्वल आ जाएगा। मतलब सारी वेव्स को जमा करने के बाद वो एक सिंगल वेव्स की इक्वल आ जाएगी जिसको हम लोग रिजल्टेंट वेव कहेंगे और वही हमारा सुपरपोजिशन कहलाएगा। इज इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ देयर इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट। लेट्स सपोज दैट बच्चों ये हमारे पास पहली वेव है, ये देखिए पहली वेव तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है। अब दूसरी वेव में ये चीज बताइए, ये देखिए ये इसका ए हिस्सा है और ये इसका बी, मतलब जिस डायरेक्शन में या जिस तरीके से वो बी की तरफ जाएगी उसी तरीके से वो ए की तरफ वापस आ जाएगी। ये होता है एनर्जी की प्रोपगेशन डायरेक्शन और उसका इफेक्ट। दूसरी वेव में हम लोगों देखते हैं कि यहाँ पर जो वेव थी ना, यहाँ से थोड़ी सी कर्व हो गई है, मतलब ऊपर की तरफ इसकी डायरेक्शन को थोड़ा सा उछाल दिया गया है। इसको आप लोग पोजीशन ए कह लें। लेकिन एट द सेम टाइम जब यही वेव यहाँ पर जाकर टकराएगी तो फिर उसके अपोजिट डायरेक्शन में भी वो उसी तरह की वेव को उछाल देगी। यहाँ पर आप स्प्रिंग को या फिर उस रोड को उठा रहे हैं या उछाल रहे हैं तो यहाँ से जब वापसी की वेव होगी वो भी क्या होगी? वो भी बच्चे उसी डायरेक्शन के हिसाब से उछलेगी लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होगी। तीसरी वेव में देखें यहां से यहां तक का जो हमारा कॉम्बिनेशन है बिल्कुल दरमियान में जाकर सेंटर में हमने वेव्स को उछाल दिया है, तो वो दोबारा से जब टकरा के आएगी तो उसी पोजीशन पर आकर अपने उछाल को दोबारा से बेहाल करेगी। यानी कि आपके पास जो उसका कॉम्बिनेशन है वो बच्चे एडिशन की शक्ल में आ जाएगा। ए और बी जो आपके पास वेव है वो इकट्ठी हो जाएंगी। तीसरी में देखेंगे, तीसरी में भी वही चीज है कि अगर आप लोगों के पास थोड़ा सा हल्का सा कर्व देकर आप इसको बी की तरफ भेजते हैं ना तो वो उसी लिहाज से फिर बी से ए की तरफ मूव करना शुरू कर देगी। ये एक सिंपल सा मेथड है वेव्स की प्रोपगेशन का, उनको जमा करने का और एट द लास्ट आप लोगों के पास एक रिजल्टेंट वेव हासिल करने का। साथ में भी मैंने थोड़ी सी वेव्स बनाई हुई है जो हमारी एक्सप्लेनेशन में मदद करेंगे। उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी शक्लें समझा देता हूँ। फर्ज करें बच्चे आपके पास दो वेव्स है। कितनी वेव्स है? दो। एक को y1 वेव से नाम दे दिया गया है, दूसरी को y2 वेव से नाम दे दिया गया है। अब y1 वाली वेव को ये देखें, यहां से हम यहां तक जो करेंगे उस हिसाब से क्या होगा? इसकी डायरेक्शन और इसका जो कर्व है वो स्मॉल है, जबकि दूसरी वेव का जो कर्व और इसकी जो प्रोपगेशन है वो उससे थोड़ी सी ज्यादा है। जब हम इसको कंबाइन करेंगे, ये देखें ब्लू वाली आपके पास y1 की है और ग्रीन वाली y2 की है, तो उसी हिसाब से या आप इसको आगे पीछे कर ले, नो इशू। लेकिन देखिएगा कि जब इसका कॉम्बिनेशन होगा, जब कॉम्बिनेशन लाएंगे तो हम लोग उसका मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट चेक करके देखेंगे कि किस पॉइंट पर ये मैक्सिमम था और किस पॉइंट पर मिनिमम है और किस पॉइंट पर हम लोग इसको जमा करें तो ये एक
इक्वेट यानी एवेल्यूएट वैल्यू से वहां पर मूव करेगी। लिहाजा ये देखें यहां से लेकर यहां तक इस पॉइंट से और फिर यहां से लेकर यहां तक इस पॉइंट से, ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा वो होगा बच्चे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ओके हो गया, ये आपका वेव का कॉम्बिनेशन बन जाएगा। फिर जब हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे या इसकी कैंसिलेशन करेंगे वो किस तरह से होगा वो मैं थोड़ा सा आपको जो है ना बता देता हूँ। देखिएगा बच्चों, एक्सप्लेनेशन में भी वही चीज है जो मैंने ऊपर ग्राफ में बताई है। तो फर्ज करें आपके पास टू वेव्स हैं, ओवरलैप कर रही हैं एक दूसरे को, हैव द सेम फेस, उनका फेस भी सेम है, देयर रिजल्टेंट विल बी, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा, एम्पलीट्यूड ऑफ द फर्स्ट वेव क्या है y1, एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकंड वेव वो क्या है y2। अब हमने क्या करना है, इसको एक रिजल्टेंट की शक्ल में यानी a प्लस बी की शक्ल में लिखना, तो क्या लिखेंगे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। एक्चुअल प्रैक्टिकल जब हम लोग देखेंगे तो ये जो एक का एम्पलीट्यूड है वो दूसरे के इक्वल है, तो y1 क्या हो जाएगा y2 के इक्वल हो जाएगा। तो लिहाजा हमारे पास दो कंडीशंस बनेगी, या तो एम्पलीट्यूड का जो इंडिविजुअल है वो y1 प्लस y1 यानी 2y के इक्वल, या फिर वो 2y2 के इक्वल होगा। दोनों कंडीशंस हमारे लिए सेम प्रेफर करेंगी। फिर क्या है, इफ टू वेव्स व्हिच क्रॉस ईच अदर हैव अपोजिट फेस, जब दो वेव्स को, यहां पर हम केस कर रहे हैं, हम लोगों ने अभी अभी एक चीज पढ़ी है ना कि अगर हमारे पास ये पहला पॉइंट था ना, अगर दो वेव्स हैं ओवरलैप कर रही हैं सेम फेस में है तो फिर उनका रिजल्टेंट क्या होगा बच्चे, उनका रिजल्टेंट या 2y1 होगा या 2y2 होगा। आप क्वेश्चन पूछ सकता है व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेव्स व्हिच ओवरलैप ईच अदर, तो आप लोगों ने फिर ये रिजल्ट निकाल कर बताना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी, और इसके जो पार्ट्स हैं वो शॉर्ट के तौर पर भी आते हैं, तो इसलिए ध्यान से आपने पूरी वीडियो वॉच करके इसको देखना है। ओके हो गया। दूसरे नंबर पर क्या है, कहता है, ये भी आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि अगर वो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हो, व्हेन टू वेव्स क्रॉस ईच अदर देन व्हाट विल बी द रिजल्टेंट ऑफ ईच, तो बच्चे जब ये दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे ना, ये देखें इस तरह से, ठीक है, वो फिर इस तरह से क्या हो जाएगा, दोनों का अपोजिट हो जाएगा। अगर ये लेफ्ट डायरेक्शन है तो उसकी राइट हो जाएगी, अगर उसकी राइट है तो इसकी लेफ्ट हो जाएगी। दोनों में डायरेक्शन चेंज होने की वजह से साइन भी चेंज हो जाएंगे, तो लिहाजा उनका जो रिजल्टेंट होगा वो जीरो होगा, चाहे वो y1 माइनस y1 कर लिए। देखिए इफ टू फेस वेव्स व्हिच हैव क्रॉस ईच अदर हैव अपोजिट फेस द रिजल्टेंट विल बी द y इज इक्वल टू y1 प्लस इनटू माइनस y2। प्रैक्टिकली हम लोगों ने क्या किया, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, तो लिहाजा यहाँ पर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वो इसका फेस डिफरेंस इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तीसरा जो केस है बच्चों, जो प्यारे बच्चों इसका तीसरा केस है, मतलब अब हम लोगों ने दो केस ऐसे पढ़े हैं जो पॉसिबिलिटी के हिसाब से रिलेटेड होते हैं, या तो वो बिल्कुल सेम हो सकते हैं, मतलब एक ही डायरेक्शन में, एक ही फेस में, एक ही प्लेन में, या उनकी डायरेक्शन डिफरेंट हो सकती है, तो उस हिसाब से उसका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, उसकी मैग्नीट्यूड क्या बनेगी। यहाँ पर हम लोग उसका टोटल देखेंगे। अगर हम nth टर्म अप्लाई कर दें तो वहां पर जितने भी nth टर्म की जो वेव्स होंगी, यानी कि y1 की जा रही है, y2 की जा रही है, y3 की जा रही है, कंबाइन हो रही है, उसके नतीजे में हमारे पास जो एक इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, y1 प्लस y2 प्लस एंड yn। दिस इज कॉल्ड द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और प्रिंसिपल ऑफ द सुपरपोजिशन। अंडर द सिमुलटेनियस एक्शन, अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट को टाइम के हिसाब से, जाहिर सी बात है जब किसी चीज का एम्पलीट्यूड हमने डिस्कस करना है वहां पर टाइम भी मेंशन होगा, वहां पर टाइम की कंट्रीब्यूशन भी होगी, तो लिहाजा जो टाइम की कंट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करेंगे तो उस हिसाब से ये आपके पास देखें एक्स और टी लिखा हुआ है। एक्स आपके पास बच्चों डिस्प्लेसमेंट है, याद रखना है, टी वो टाइम है जिस टाइम में वो वेव्स प्रोपोगेट कर रही है, प्रोपोगेशन अपनी मुकम्मल कर रही है, तो उस हिसाब से देखिएगा y1 प्लस y2 था, तो y1 डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है एट टाइम t, फिर y2 डिस्प्लेसमेंट x कवर कर रही है एट टाइम t, तो लिहाजा इनका डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक सेम क्वांटिटी के हिसाब से होगा, क्योंकि वेव्स ने ही टाइम के हिसाब से अपना डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करना है, तो लिहाजा इनका x और t सेम। ये देखें y इंटू एक्स रिजल्टेंट वेव्स होगा, x और t क्या है, वेव फंक्शन, इसको वेव फंक्शन भी कहते हैं या वेव डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं एट टाइम t, एट गिवन पॉइंट x एंड टाइम t। तो इट डिक्रीज द शेप ऑफ द वेव एंड इट्स एवोल्यूशन ओवर टाइम।
ओवर टाइम मतलब टाइम के लिहाज से ये उसको काम भी करेगा या उससे उसके लिहाज से इसको ज्यादा भी करेगा, ये डिपेंड करता है उसके टाइम पर। अब मजीद देखिएगा इसके 3 पॉइंट्स, और 3 पॉइंट्स के हिसाब से मैंने इसकी जो है ना शक्लें यहाँ पर बनाई है, इसकी शेप्स बनाई है, इनको जरा गौर करना है। सबसे पहला जो पॉइंट है इसका, अगर टू वेव्स हो और वो सेम डायरेक्शन में हो और सेम प्लेन में हो, इस तरह से सेम डायरेक्शन और सेम प्लेन में, देन वी कैन से दैट दिस वेव इज नोन एज द इंटरफेरेंस। जिनका प्लेन भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, ऐसी वेव्स को हम लोग इंटरफेरेंस कहते हैं। टू waves have the same frequency, जिनकी frequency same and direction, that will be the known as the interference, ये interference कहलाएगी। if two waves are slightly different frequency, ये देखें इस तरह से, अगर उनमें दो waves हैं और उनकी frequency थोड़ी सी चेंजेबल है, मतलब डिफरेंट है एक दूसरे से, तो उस हिसाब से जो हमारे पास चीज बनेगी वो बीट्स बनेगी। क्या बनेगी? बीट्स। तीसरे नंबर पर है टू वेव्स ऑफ द इक्वल फ्रीक्वेंसी एंड ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ये देखें, इक्वल इन फ्रीक्वेंसी, ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन। ब्लैक वाली जो आपके पास मार्कर है उससे जो बनी हुई लाइन है वो देखिए, वो जो ग्राफ है वो आपके पास नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन जो ब्लू वाला है वो ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है। तो इस हिसाब से जो आपके पास वेव्स की एग्जाम बनेगी बच्चों, उसको हम लोग स्टेशनरी वेव्स का नाम देंगे। उसके बाद है बच्चे इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, इसका कुछ अडॉप्शन है कि किस तरह से ये हमारे लिए मुफीद भी है, हमारे लिए इस्तेफादा भी रखती है। सबसे पहला है टू एलिमिनेट द नॉइस। नॉइस मतलब शोर को कम करने के लिए या शोर वाली साउंड को कम करने के लिए वी कैन यूज द नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स। हम लोग नॉइस कैंसलिंग हेडफोन इस्तेमाल करेंगे। एप्लीकेशन क्या हो सकती है? द हेडफोन्स कंटेन वन और मोर माइक्रोफोन्स, एक या एक से ज्यादा माइक्रोफोन्स रखते हैं दैट कैप्चर एम्बिएंट नॉइस। एम्बिएंट नॉइस क्या है? जो बैकग्राउंड आपका नॉइस होता है ना, फॉर एग्जांपल दो बंदे आपस में कनेक्टेड हैं और वो वन वे टू वे अपनी बात शुरू कर रहे हैं या बात खत्म कर रहे हैं या अपनी कम्युनिकेशन को जारी रखे हुए हैं, कंटिन्यूअस है, तो पीछे से फॉर एग्जाम्पल पंखे के चलने की आवाज है, किसी के बोलने की आवाज है, अगर फैमिली में बैठ कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप दोनों की आवाजों के अलावा पीछे जो फैमिली बैकग्राउंड है उसकी भी आवाजें आप लोगों को सुनाई देंगी या दूसरे बंदे को सुनाई देगी, तो वो एक बैकग्राउंड नॉइस में आएगा, जिसको हम लोग एम्बिएंट नॉइस कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्बिएंट नॉइस। द माइक्रोफोन सेंड्स द साउंड टू एन एम्पलीफायर। मोबाइल फोन्स हैं, मोबाइल फोन से क्या करते हैं, माइक लगा होता है नीचे की तरफ, ऊपर उसका जो है ना स्पीकर लगा होता है। माइक से जब साउंड वन वे से ट्रैवल करती है, सिग्नल्स फ्रीक्वेंसी के पास जाते हैं, ये जो जैज के टावर वगैरह लगे हुए इनके पास जाते हैं, वो इसको दोबारा से क्या करती है, साउंड नॉइस फ्री करके दोबारा से सेंडर के पास भेजती है, जो कि उसको जाके वॉइस कनेक्ट। यहाँ फिर आप इस तरह से समझ सकते हैं, जिस तरह हम लोगों ने ऑप्टिकल फाइबर में ये चीज पढ़ी थी कि वन वे या टू वे साउंड्स की ट्रैवलिंग होती है, तो उस दौरान वॉइस सेंडर के पास से वॉइस जाती है और वो वॉइस क्या होती है, सिग्नल्स की शक्ल इख्तियार करके उस फोन में जाती है जिस फोन का सिग्नल उसको फ्राहम किया जाता है। तो लिहाजा हमारे पास ये चीज प्रोसेसिंग में ऐसे आएगी। तीसरे नंबर पर यानी कि माइक्रोफोन एम्पलीफायर के पास जाएगी। एम्पलीफायर का मतलब होता है पहले से ज्यादा फ्रीक्वेंसी कर देना या आवाज कर देना, तो लिहाजा वो एम्पलीफायर उसको एम्पलीफाई कर देगी, उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देगी। एंड प्रोसेसिंग यूनिट्स इन द हेडफोन्स। फोन में दो तरह के यूनिट्स होते हैं, एक एम्पलीफायर और दूसरा प्रोसेसिंग यूनिट्स होता है, जो कि आवाज को कंबाइन करता है और एक सही क्वालिटी की वॉइस फ्राहम करता है, सेंड करता है। द प्रोसेसिंग यूनिट्स जनरेट एंटी नॉइज। वही बात आ गई है ना, जो प्रोसेसिंग यूनिट्स है, अगर आपके पास नॉइस वाली वॉइस आ रही है तो उसका काम है कि वो आपको एंटी नॉइस मतलब बगैर शोर की आवाज फराहम करे। सिग्नल की चीज द एग्जैक्ट अपोजिट टू द एम्बिएंट नॉइस, मतलब जो कि इसके एम्बिएंट नॉइस के बिल्कुल इक्वल होता है। फिर क्या है, द एंटी नॉइस सिग्नल इज देन प्लेड थ्रू द हेडफोन्स अलोंग विद द डिजायर्ड ऑडियो। तो इस तरह से वो जो आपके हेडफोन में वो लगे हुए हैं, ये देखें आपने वन और मोर माइक्रोफोन्स, वो इनको डिटेक्ट करते हैं, इनकी इसी तरह से प्रोसीजर को फराहम करते हैं और उसको स्लो डाउन कर देते हैं। एट द लास्ट क्या है, when anti-noise signal meets with the anti-noise signal, two waves opposite cancel each other
एंड आउट द रिजल्ट एंड मच क्वाइट लिसनिंग एक्सपीरियंस। तो इस लिहाज से क्या होगा कि जब इसी तरह के दो वेव्स आपस में मिलेंगी तो उसी हिसाब से ये दोनों को कैंसिल कर देगी, तो आपको एक बहुत ही स्लो वॉइस जो है ना वहां पर सुनने को मिलेगी। आई होप बच्चे आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। आज का जो हमारा टॉपिक था वो था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें हम लोगों ने साउंड्स की वेव्स को कंबाइन करना, उसी हिसाब से उसको अरेंज करना और उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस को पढ़ा है। आई होप आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग होगी। अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा ताकि इस चैनल की जितनी भी एजुकेशनल वीडियोस हैं वो आप तक पहले पहुंची जा सके। मुझे दे इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।